नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आरसी जैन जी से, जो कि दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप जैसे कि जानते हैं, दिल्ली में जब भी पेरेंट्स और स्कूल के बीच कोई विवाद होता है या सरकार या स्कूलों के बीच होता है, तो जहां पर एक ऐसी शख्सियत उभर के सामने आती है जो इन विवादों को ख़त्म करती है, और हमेशा अपने ऐसे तर्क के लिए जाने जाते हैं आरसी जैन जी, जिसकी कोई काट नहीं करता है। अब हम बात ये करते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी से अब तक लगभग 6 महीने हो चले हैं। दिल्ली बड़े ही विकट परिस्थिति से गुजर रही है। दिल्ली में दंगा हुआ, कई स्कूल उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि सम्मिलित हुए या नहीं हुए, लेकिन बच्चों पर असर पड़ा। और उसके बाद कोरोना काल आया, जिसके अंदर दिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक रूप से उन पर असर पड़ रहा है। माँ बाप भी इस टाइम तरसते हैं। तो स्वागत है आपका आरसी जैन जी। सर, आप हमसे सबसे पहले ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप जैसा कि जानते हैं, पिछले 6 महीने से दिल्ली बहुत ही परेशानी से गुजर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ता है मासूम बच्चे पे। आप इसका स्कूल का संचालन भी करते हैं और आप कमेटी के अंदर भी हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्कूल ये चाह रहे हैं कि बच्चों को फ़ोन पर एजुकेशन दी जाए, वो कितना सही है कितना गलत? क्योंकि हम एक तरफ तो ये कहते हैं बच्चों को कि आपके स्वास्थ्य पे इसका बहुत वो पड़ेगा, नेगेटिव असर, और दूसरी तरफ हम बच्चों को ये कहते हैं आप 6 घंटे मोबाइल लेके बैठिए। तो आपका क्या मानना है? देखिए, इसके लिए मेरा शुरू से एक स्टैंड रहा है कि किसी भी हालत में ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हमारे देश में 2 कारणों से सक्सेसफुल नहीं है और ना ही रहेगा। पहला कारण तो ये है कि दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हर एक की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एंड्रॉयड मोबाइल ले करके या अपना लैपटॉप ले करके एजुकेशन ले सके। और दूसरा ये है कि जिस प्रकार से ये ऑनलाइन का सिस्टम है, बच्चा एक बहुत छोटे शब्द आते हैं जब ये आप मोबाइल लेके बैठते हैं या लैपटॉप लेके बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों के ऊपर उसका बहुत असर पड़ेगा। और ये कुल मिलाकर के आप ये देखें कि इसकी रेंज इतनी हाई होती है कि अगर इसका टावर भी अगर आपके आसपास कहीं लगा तो आपको कैंसर हो जाता है। तो और अगर आप ये अपने ऊपर वाली जेब में इसको मोबाइल को रख ले तो आपको चेस्ट में, आपके हृदय में उसका फ़र्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन किसी भी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए और मैंने शुरू से इसका विरोध भी किया है। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? इसके लिए हमने एक ऑप्शन अभी सरकार के सामने रखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने उसका पालन भी किया है, और जब तक कोरोना से दिल्ली मुक्त नहीं हो जाती तब तक उसका अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बच्चों को भी फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को भी फ़ायदा होगा। उसका हमने एक सुझाव दिया कि हमने ये कहा कि 1 जुलाई से आप स्कूल को खोल दीजिएगा, बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, टीचर्स आएंगी, और बच्चों को आप हफ्ते भर का या 15 दिन का या 4 दिन का आप वर्कशीट दीजिएगा, असाइनमेंट पेपर दीजिएगा, उनको होमवर्क दीजिएगा। पेरेंट्स आके स्कूल से ले जाएं, बच्चों को घर पे कराएं, और उसको पेरेंट्स ही जब वो हो जाए तो उसको आके कापियाँ स्कूलों में दे जाएं, वर्कशीट स्कूल में दे जाएं, और आगे के हफ्ते भर के लिए आगे ले जाएं। तो उसमें पेरेंट्स का थोड़ा सा काम ज़रूर बढ़ जाएगा, पर उसके लिए हमने कहा है कि टीचरें हमारी अवेलेबल होंगी, शिक्षक हमारे अवेलेबल होंगे। अगर बच्चे को कोई समस्या आती है तो तुरंत वो मोबाइल पे बात कर सकते हैं या उस पर लैपटॉप पे बात कर सकते हैं या ऑनलाइन 2-4 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, तो उसकी समस्या का समाधान उस पर हो सकता है। और उससे क्या होगा कि अभी जैसे महीने 2 महीने में स्कूल जब खुल जाएंगे तो उससे पहले जो 4 महीने या 5 महीने से बच्चा बिल्कुल आइडल होकर के घर पे बैठा है, स्कूलिंग से दूर चला गया है, तो वो धीरे धीरे करके स्कूलिंग लाइन में आ जाएगा। क्योंकि हमारा मानना ये है कि एजुकेशन और बच्चे के बीच में संबंध एक इलास्टिक की तरह होता है कि अगर बच्चा कुछ दिन स्कूल से दूर हो जाता है तो बच्चे का मन भी स्कूल से दूर चला जाता है और जो उसको सिखाया जाता है वो भी भूल जाता है। इसलिए बच्चा एक तो एजुकेशन से जुड़ जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों नगर निगम ने मेरे सुझाव को मानते हुए, इवन दिल्ली सरकार ने भी मेरे सुझाव को मानते हुए अपने स्कूलों में 1 जुलाई से इस सिस्टम को शुरू किया है कि वो वर्कशीट लेके जाएं, असाइनमेंट पेपर लेके जाएं, होमवर्क लेके जाएं, और उसको करा करके जो मैंने सुझाव दिया था उसका उन्होंने पालन किया है। तो इसका चीज़ है, आपने देखा होगा कि 8वीं तक के बच्चों को सरकार ने पास कर दिया है, लेकिन कुछ क्लासेज ऐसी हैं जहाँ पे कहा गया है कि बच्चों को अभी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इनके बीच में क्या हम अपने आप ऐसी परिस्थिति ला सकते हैं कि उन बच्चों के मानसिक रूप भी
कि ऐसा न लगे कि मेरे साथ पक्षपात किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली एजुकेशन को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं लिया गया। जब ये शिक्षा का अधिकार कानून आया तो तत्कालीन सरकार ने 2009 में एक नियम बना दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि 8वीं क्लास तक बच्चों को किसी भी हालत में फेल नहीं करना, उसको पास करना है, चाहे उसको अपना नाम भी नहीं लिखना आता है। और दुर्भाग्य तो ये भी है कि अगर एक बच्चा कभी स्कूल नहीं गया और वो किसी स्कूल में जा कर के ये कहेगी जी मेरी उम्र 14 साल है और मुझे आप 8वीं क्लास में दाखिला दो, तो सरकारी स्कूल और रेडीड स्कूल को उसको 8वीं क्लास में दाखिला भी देना पड़ेगा, चाहे वो 2 महीने पहले ही आए और 2 महीने के बाद उसको कोई आधार नहीं, उसकी एज को देख करके उसको दाखिला देना पड़ेगा। और 31 मार्च को उसको 8th क्लास पास करने का, एलिमेंट्री एजुकेशन पास कर ली, उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर वो उस सेशन में जनवरी में भी आता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च में उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बड़े दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और संभव है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को अब केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, पर अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो 8वीं तक पास करना तो इसलिए मजबूरी बन गया था, तो इसीलिए ये 8वीं तक बच्चों को पास करने की, और 9th और 11th के लिए हमने सरकार से अपील की थी, भारत सरकार से अपील की थी, HRD मिनिस्टर से अपील की थी कि भाई जब आपने 8th क्लास तक के बच्चों को पास कर दिया और कोरोना का मामला चल रहा है, बच्चे तनाव में हैं और माँ बाप भी तनाव में, और इवन पूर्वी दिल्ली में तो झगड़े भी हो गए थे, तो वहाँ तो बहुत सारे स्कूलों में पेपर ही नहीं हो पाए। तो हमने कहा भी आप 9th और 11th के बच्चे, जो 10th और 12th का तो बोर्ड का पेपर होता है, 9th और 11th के बच्चे को भी एक दफ़े मौका दें कि जो फेल हो गए हैं किसी कारण से, टेंशन में होने के कारण पास नहीं हो पाए, उनको भी आप एक दफ़ा री एग्ज़ाम का मौका दें ताकि वो पास कर सके और उनकी क्लास जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और मेरी बात को मानते हुए भारत सरकार ने भी वो ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर को निकालने के बाद वो उनको दोबारा से मौका दिया गया। बल्कि अभी भी आप देखिए, 1 हफ्ता पहले की बात है कि कुछ स्कूलों ने जब इसका पालन नहीं किया तो CBSE को दोबारा से ऑर्डर निकालना पड़ेगा, इसका सख्ती से पालन किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल के से सारे काम बंद पड़े हुए जी, सबकी अपनी माली हालत आजकल दुर्ग हो गई जी, स्कूलों को फीस जरूर चाहिए जी, अब पेरेंट्स फीस दे नहीं पा रहे जी, उस कंडीशन में दोनों में एक विवाद सा हो गया है जी, क्योंकि स्कूल भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इस स्थिति में जब स्कूल के मैनेजमेंट फीस मांगता तो वो फीस देने में कुछ ये कहें कि अभिभावक असमर्थ हैं, तो उस कंडीशन में इन विवाद को कैसे खत्म किया? देखिए, पहले तो मैं इसके लिए अभिभावकों से अपील करूंगा कि वो ईमानदारी से अगर फ़ीस दे सकते हैं तो वो फ़ीस दें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोली, तो एक लंबी लंबी लाइनें वहाँ पे आपको देखने को मिली, और 70% टैक्स बढ़ाने के बाद भी वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें थी कि वो कई किलोमीटर तक गई। तो पहले तो पेरेंट्स को ये मानना चाहिए कि जितना खाना ज़रूरी है, जितने बाकी हमारे और खर्चे ज़रूरी हैं, बच्चे की फ़ीस देना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक स्कूलों की जो फ़ीस है, पब्लिक स्कूल जो है वो खाली आपकी फ़ीस के ऊपर ही टिके हुए हैं। आप फीस देते हैं तो स्कूलों का खर्चा पूरा होता है, आप फीस देते हैं तो टीचर्स को सैलरी जाती है, स्टाफ को सैलरी जाती है। क्योंकि ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि भारत सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी पब्लिक स्कूल को 1 रुपये का भी कोई ग्रांट नहीं दी जाती है। इवन दो जो चार्जेज हैं, चाहे बिजली का है, चाहे हाउस टैक्स का है, चाहे पानी का है, चाहे सीवर का है, वो सारे भी हाउस टैक्स, वो सारे भी चार्ज जो है वो कमर्शियल बेस पे लिए जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को एक चीज़ देखी गई है, शिक्षा को एक पवित्र हमारे धर्म में संस्कार माना गया है। धर्म में, ग्रंथ में, हर जगह कहा जाता था कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होते हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि शिक्षा आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है या उसे व्यवसाय बना दिया गया है, और एक गरीब आदमी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में असमर्थ महसूस कर रहा है। और स्कूलों की अपनी मजबूरियां आप इन्हें कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए इसमें देखिए, हाँ, उसमें मैं बताता हूँ। उसमें मेरी सरकार से कई बार बात हुई है कि सरकार को जो इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं लंबे समय से, उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब दिल्ली का ही मैं एक उदाहरण आपके सामने लूँ। दिल्ली में 1973 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना था। दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं सारे उसके तहत संचालित होते हैं। अब उसमें एक सेक्शन 10(1) डाल दिया, और उसमें ये डाला गया कि पब्लिक स्कूल हो, चाहे एडेड स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, वो अपने टीचर को उतनी ही सैलरी देगा जितने सरकार देती है। अब
1980 के बाद जब दिल्ली में स्कूलों का बूम आया तो बहुत सारे ऐसे स्कूल खुले जहाँ पे फीस नाम मात्र की ली जाती है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले क्योंकि सरकार स्कूल वहाँ बना नहीं पाई, नई नई कॉलोनी एग्जिस्टेंस में आ गई, हम जैसे लोगों ने आकर के वहाँ स्कूल बनाए और वहाँ के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फीस रखी गई। अब सरकार जब 7 वेतन आयोग ले चुकी है और सरकार ये दबाव डालते कि नहीं आप सैलरी उतनी ही दे जितनी हम दे रहे हैं, तो स्कूल के सामने मजबूरी बन जाती है फीस बढ़ाना। हमने सरकार को, दिल्ली सरकार को भी सुझाव दिया था कि जिस स्कूल की जितनी फीस है उसके हिसाब से आप सैलरी तय कर दें, तो उसमें पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। मैं फीस बढ़ाने के लिए किसी भी हालत में मजबूर नहीं हो पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मुझे 7वां वेतन आयोग देना है, 6वां वेतन आयोग देना है। मानते हैं कि आधी फीस लगभग अगर कोई भी स्टेट वेलफेयर स्टेट है तो प्राइवेट स्कूलों का भी खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए। सरकार का देखो कितना बड़ा अजीब दस्तूर है कि सरकारी कर्मचारी जो मोटी फीस लेता है, सरकार उन कर्मचारियों के बच्चों की फीस उनको रिइंबर्स करती है। कितनी अजीब बात है। जबकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जो सरकारी कर्मचारी, उनको फीस रिइंबर्स की बात तो नहीं की उन्होंने कि वो वापस होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा कि वो अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो स्कूलों का स्तर सुधरेगा। आप पब्लिक स्कूलों को प्रमोट करने के लिए आप उनको फीस दे रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से चलेगा नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार सिर्फ एक काम करे, इन स्कूलों से कमर्शियल चार्ज लेना बंद कर दे, जैसा तमिलनाडु में है या और स्टेट में है, जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से सैलरी देनी शुरू कर दे तो पेरेंट्स के ऊपर बोझ एकदम कम हो जाएगा। और मैं यहाँ आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें जब ये मुद्दा वहाँ पे गया तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन ये आया है कि जो स्कूल जिस हिसाब से सुविधाएं देता है उस हिसाब से फीस चार्ज करने का उसको अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी देखिए 25% बच्चे जो फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, सरकार 1 रुपया इनका नहीं देती। अब 3 बच्चे मिलकर के एक बच्चे का बोझ उठा रहे हैं तो वो पेरेंट्स के ऊपर ही बोझ है ना। सरकार जितना 3 बच्चे फीस दे रहे हैं उतने उस एक बच्चे की भी फीस दे तो स्कूलों की फीस बढ़ेगी ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। ये सब चीज़ें सरकार को सोचना पड़ेगा, तभी शिक्षा के क्षेत्र में। एक बात कही जाती है दिल्ली में कि नौकरी तो चाहिए सरकारी, हर टीचर की नौकरी चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन बच्चा प्राइवेट में पढ़ना चाहिए। तो कहीं ऐसा आप कोई ऐसा विचार ला सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में भी आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके और सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि आपके खर्चे कुछ सरकार वहन करे और सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल ना होके साझा रहें। दो मतलब एक उम्मीद हो कि जो बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है या प्राइवेट में पढ़ रहा है, दोनों का भविष्य एक जैसा हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है बहुत सारे खर्चे, और कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट मजबूर होता है, उनको कमर्शियल चार्ज देने पड़ जाते हैं और परेशान हो जाता है, और कहीं ना कहीं उन्हें डोनेशन का भी सहारा लेना पड़ता है, पर वो खुद फंस जाते हैं स्कूल वाले। क्योंकि स्कूल का संचालन करना बहुत बड़ी बात होती है, एक बड़ा स्टाफ होता है, ये मान लीजिए बिजली पानी के खर्चे इतने होते हैं कि वो खुद एक अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। तो कोई बीच का रास्ता ऐसा क्या हो कि जिसमें बच्चों को भी आसानी से शिक्षा मिल जाए और स्कूल वाले भी खुश रहें? देखिए, पहले तो हमें एक सबसे बड़ी एक कदम उठाना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में वही अभिभावक अपने बच्चों को भेजता है जो किसी भी हालत में अपने आप को लाचार महसूस करता है और ये महसूस करता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुकूँ। तो वही वाली बात है कि पहले तो हमने ये जो 2 कैटेगरी बना दी कि एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला मतलब अच्छी पढ़ाई है, वहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन है और वहाँ पे मतलब वो पैसे वाली पढ़ाई। एक तो हमें ये दूर करना पड़ेगा और सरकार को अपने स्कूलों को बेहतर करना पड़ेगा, सरकार को सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो बदलते हुए परिवेश में आज आवश्यकता है। मैं एक आपके सामने बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सरकार कई बार ये कहती है कि पब्लिक स्कूलों में भी एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। ये भी एक सवाल आता है। हमने कहा भी हम बिल्कुल लगाने को तैयार हैं, पर आज बदलते हुए परिवेश में 2007 से लेकर के 2020 आज आ गया, आज तक आपने अपने कंटेंट्स में, आपने अपने सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया। अब ये बताइए, आज भी आप रैसे राम ही पढ़ा रहे हैं, वही जो आज हम नर्सरी में पढ़ा देते हैं सरकारी स्कूल में, वो आज पहली क्लास में है। आप बताइए, जो पेरेंट्स पैसे खर्च करता है, जो चाहता है कि मेरे बच्चों को वक्त के साथ चले, वो कैसे एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर के हम उसे पढ़ा सकते हैं?
तो ऐसी हालत में सरकार को अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। और अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि पिछले दिनों मुझे पता चला कि CBSE में कोई मीटिंग चल रही है कि कोरोना के बाद स्कूलों को किस प्रकार से खोला जाए। तो हमने सरकार को एक सुझाव दिया है कि जो लोग इसमें बहुत लंबे समय से जिन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, जो ज़मीनी हकीकत पे स्कूल चलाते हैं, आप उन कमेटियों में उनको रखें, उनके अनुभव का फ़ायदा लें। तो जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो ज़मीन पे उतर के आएगी। और नहीं तो बहुत सारी पॉलिसी बनती हैं। जब ये RT एक्ट आया तो मैं बोल के आया था एजुकेशन सेक्रेटरी भारत सरकार को कि आप एक्ट तो बना दीजिएगा पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत लंबे समय तक ये धरातल पे नहीं उतरेगा। और आज आपने दिल्ली में चलो इसको सख्ती से लागू कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो बाकी फैक्टर हैं, जो बाकी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको आप पूरी तरह से इग्नोर करके एक बंद कमरे में बैठ के जो फैसला लेते हैं वो लागू इसीलिए नहीं हो पाता। तो आप अनुभवी लोगों का फ़ायदा लेंगे तो आपकी पॉलिसियाँ कामयाब भी होंगी। ये मैंने दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को कई बार लिखा भी है। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ यहाँ, देखिए फ़ीस के मामले में मेरा जो आज पेरेंट्स भी परेशान हैं और एक बड़ी समस्या उन लोगों के सामने जो वास्तविक रूप से ही परेशान है, फ़ीस नहीं दे सकते, जिनका काम धंधा नहीं है, उसके लिए एक सुझाव मैंने दिया है। और उसमें जो हमारे स्कूल्स हैं जिनकी टीचर इस स्थिति में है कि अगर वो 2-3 महीने 4 महीने फ़ीस ना ले और उनके घर का खर्चा चलता रहे, तो उन्हें आगे आ करके अपनी सैलरी को स्कूल में डोनेट करना चाहिए और ये कहना चाहिए भी इस पीरियड की हम लॉकडाउन के पीरियड की हमको सैलरी नहीं चाहिए क्योंकि स्कूल आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। और जो पेरेंट्स फीस देने की स्थिति में नहीं है उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, जो पेरेंट्स फीस देने की स्थिति में वो ईमानदारी से आकर के फ़ीस दें, तो कुछ टीचर्स नीचे आएंगी, कुछ पेरेंट्स ऊपर जाएं, कुछ मैनेजमेंट उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करके एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो नीडी टीचर है, जिसका रोजी रोजगारी स्कूल की फ़ीस से टीचर उससे चलता है, सैलरी से चलता है, वो भी सैलरी उसको मिल पाएगी स्टाफ को। जो पेरेंट्स फ़ीस दे सकता है, अगर वो फ़ीस देता है तो जो पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे पाते उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और कुछ मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूं। तो एक बीच का रास्ता यही निकल सकता है, पर हमें से में ईमानदारी से आगे आना पड़ेगा। ये मैंने सुझाव दिया। धन्यवाद आपका। इसको सुझाव दिया, देखो क्या है। चलो कर लो, आप बात कर लो फिर। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ RC जैन जी, जिन्होंने छात्रों, अभिभावकों और सरकारों से संबंधित सभी मुद्दों को हमने जो उनके सामने रखे उनका जवाब दिया और बेबाकी से दिया, और उन्होंने कुछ राय भी बताई और कुछ सरकार को सलाह भी दी। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इनकी सलाहों का बहुत सही तरीके से उपयोग करे और उसको जो वेलफेयर के अंदर यूज हो सकती हैं जनता के, उसको यूज़ करें। मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए मैं गोपाल राजपूत करण सोनू चौधरी के साथ आज के लिए धन्यवाद करता हूँ आपकी।